वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी फरमानुल्लाह खान। आज हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, जिसका नेम है मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। तो इस यूनिट को आसानी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वीडियो लेक्चर हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जो कि आप पैथोफिजियोलॉजी चाहे वो थर्ड सेमेस्टर की हो या फोर्थ सेमेस्टर की हो, कौन सा भी यूनिट हो, आप उसको हर यूनिट में वो टर्मिनोलॉजीज आप यूज करेंगे। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डिजीज। डिजीज से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो लेक्चर का, तो वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन एक्सप्लेन करेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर के हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद डिजीज रिलेटेड हमारे पास टर्मिनोलॉजी, और लास्ट जो हमारा पार्ट होगा वो इन्फेक्शन किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन कौन से हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का रिमेनिंग पार्ट जो है वो देख सकते हैं। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप पैथोफिजियोलॉजी में अक्सर यूज करेंगे, लिहाजा इसमें अक्सर ऑलरेडी मैं ये पैथोफिजियोलॉजी के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। पैथोफिजियोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें इसमें अक्सर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज के हमारे पास एक पर्सन में डिजीज किस टाइप ऑफ मैकेनिज्म के थ्रू जो है डेवलप होती है उसको कहते हैं पैथोजेनेसिस। सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है, डिजीज होता है, कन्वल्सन पीरियड होता है। तो ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वहीं से जाके आप जो है फिर पैथोजेनेसिस को मजीद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी किसे कहते हैं, देखो जब हमारे पास किसी पर्सन को कोई डिजीज हो जाए, सही है, कोई डिजीज हो जाए और उस डिजीज की वजह से जब उसके बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जो उसमें प्रॉब्लम आती है और हम उस डिफेक्ट इन फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिजीज। किसी स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड जो हमारे पास फंक्शनल चेंज होते हैं तो उसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आजकल जो कोविड चल रहा है, कोविड हमारे पास जो इन्फेक्शन है, तो इसमें आपका रिस्पायरेटरी फंक्शन डिफेक्ट उसमें प्रॉब्लम आती है, सही है। तो ये फिर पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास हो जाती है कोविड की, क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड इन्फेक्शन की वजह से आपके लंग्स इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसको फिर हम कहेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में भी आएंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सब्जेक्टिव फाइंडिंग एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। सब्जेक्टिव फाइंडिंग क्या होते हैं, पेशेंट सिम्टम्स होते हैं, ये वो अलामात होते हैं किसी पेशेंट में जिसका सिर्फ उस पेशेंट को पता होगा। मतलब अगर कोई पेशेंट कहता है मुझे पेन है, तो कोई भी ऑब्जर्वर पेन को मेजर नहीं कर सकता। वो पेशेंट से पूछेगा कि आपको कितना पेन है, ज्यादा पेन है, कम पेन है, कहां पे है, सही है। तो क्योंकि पेन हमारे पास एक सब्जेक्टिव फाइंडिंग है, तो कोई भी डिजीज रिलेटेड कोई भी सिम्टम जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को होगा, और थ्रू हिस्ट्री, थ्रू इंटरव्यू हम उससे पूछेंगे, तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सेकंड होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग कौन से फाइंडिंग होते हैं, जो आपको साफ नजर आएंगे, साइन, मतलब कोई रेडनेस है, कोई स्वेलिंग है, कहां से पीप जा रही है, कोई जगह पे स्कार वगैरह है, तो वो जो फिजिकल एग्जाम के थ्रू आप देखते हैं, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ये फर्क है। इसके बाद हमारे पास अक्रेंस ऑफ अ डिजीज के, डिजीज की जो अक्रेंस है एक जगह पे,
डिजीज हमारे पास होती है, कोई बीमारी आती है, तो उसके दो मेन टर्म्स हैं। एक हमारे पास है इंसिडेंस। इंसिडेंस किसे कहते हैं? नंबर ऑफ न्यू केसेस पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर एक जगह पे न्यू केसेस की कितनी तादाद है एक खास वक्त में, उसको कहते हैं इंसिडेंट रेट। सही है, किसी डिजीज का इंसिडेंट, मतलब कि कोविड का इंसिडेंट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब होगा न्यू केसेस ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस किसे कहते हैं? प्रिवेलेंस कहते हैं न्यू प्लस ओल्ड केसेस को। एक स्पेसिफिक टाइम में एक जगह पे जब हम न्यू एंड ओल्ड दोनों केसेस को स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं प्रिवेलेंस। तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में ये फर्क है हमारे पास। अब हमारे पास डिजीज टर्मिनोलॉजीज है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से भी, और नर्सिंग में आप जहां भी जाएंगे, मेडिकल या नर्सिंग फील्ड में आप जहां भी जाएंगे, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी होगी और आपको आनी चाहिए। इससे आपका एक या दो कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी की जब बात होगी इसका मतलब होगा कॉज ऑफ अ डिजीज। आपको कोई कह दे, अगर आपको कोई कह दे कि हमारे पास एटियोलॉजी ऑफ लंग कैंसर क्या है, एटियोलॉजी ऑफ टीबी क्या है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास काज की बात हो रही है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है कि इडियोपैथिक। इडियोपैथिक किसे कहते हैं? इडियोपैथिक कहते हैं डिजीज विद अननोन काज। हमारे पास अक्सर डिजीज इस तरह होते हैं कि उनके काज जो हमारे पास है वो क्या मालूम नहीं होते, उनके काज मालूम नहीं होते, किसी भी रीजन की वजह से वो डिजीज आपको हो सकती है। सही है, तो इस तरह की डिजीज को अगर आपको कोई कहे कि इस डिजीज का काज हमारे पास इडियोपैथिक, ये इडियोपैथिक डिजीज है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका काज मालूम नहीं है। थर्ड हमारे पास है क्या है? लेट्रोजेनिक। लेट्रोजेनिक कौन सी डिजीज है? डिजीज काज बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जो हमारे पास डिजीज होती है उसको कहते हैं लेट्रोजेनिक या आइट्रोजेनिक, उसे कहते हैं आइट्रोजेनिक। क्यों? अब हमारे पास ये कौन सी डिजीज है? जिस तरह एक्सरे के दौरान अगर रेडिएशन हाई दे देते हैं, कोई गलत रेडिएशन आप देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से उसमें कोई कैंसर वगैरह काज होता है या कोई और डिजीज होती है, तो इसको कहेंगे आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक सही है। तो आइडियोपैथिक हमारे पास अननोन काज, आइट्रोजेनिक वो डिजीज है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हमारे पास होती है। इसके बाद कंजेनिटल डिजीज, कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ इंतहाई ज्यादा पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर में, कि वो हमारे पास वो डिफेक्ट होते हैं जो बच्चा बाई बर्थ उसमें आते हैं। कि बच्चा जिस तरह हमारे पास हार्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आप पढ़ेंगे, और भी हमारे पास क्लिफ लिप है, क्लिफ पैलेट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, वीएसडी, एएसडी, पीडीए, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हमारे पास छोटे बच्चे में होते हैं जो बाई बर्थ उनमें होते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम करेंगे कंजेनिटल डिफेक्ट। अगर आप लोगों के सामने कोई कहे कि ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये वो प्रॉब्लम जो बच्चा पैदाइश के साथ उसके साथ ये प्रॉब्लम था। सही है। इसके बाद रिमिशन, पीरियड व्हेन सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज अबेट, वो टाइम जिसके दौरान साइन एंड सिम्टम ऑफ अ डिजीज कम होते हैं, खत्म होते हैं, उस पीरियड को कहते हैं रिमिशन। सही है। इसके बाद एक्सरबेशन। एक्सरबेशन हमारे पास वो टाइम, वो लम्हा जिसमें साइन एंड सिम्टम इंक्रीज होते हैं। मतलब कि किसी पेशेंट को पेन है तो हम उससे पूछते हैं कि ये इंक्रीज किस तरह होते हैं। वो कहते हैं कि खाना खाने के साथ खाना खाने के दौरान मुझे स्टोमिक पेन होता है, या चलने के दौरान मुझे कोई पेन होता है, रनिंग या एक्सरसाइज के दौरान। तो फिर आप देखते हैं कि ये एक्सरबेट विद फीडिंग, एक्सरबेट विद एक्सरसाइज, तो एक्सरबेशन कहते हैं इंक्रीज को। सही है। इसके बाद एंडेमिक डिजीज। देखो एंडेमिक डिजीज, ये चीजें मैं मार कर लूं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए। 3 एंडेमिक डिजीज विद इन स्पेसिफिक एरिया, लोकल एरिया, हमारे पास जो डिजीज की केसेस हैं उसको कहते हैं एंडेमिक। एक हमारे पास होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक किसे कहते हैं? एपिडेमिक उस डिजीज को कहते हैं जो कम टाइम में एकदम से आ जाए। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है कोई डायरिया का जो एपिडेमिक आया था, कोविड जब स्टार्ट में आया था तो ये एपिडेमिक था, क्योंकि एक तेजी के साथ एक खास इलाके में जब ज्यादा केसेस आ जाए अनएक्सपेक्टेड, तो वो फिर हमारे पास एपिडेमिक कहते हैं। उर्दू में इसे कहते हैं वबा, कि यहाँ पे वबा फैल गई है।
इसके बाद हमारे पास है पेंडेमिक। पेंडेमिक किसे कहते हैं कि जब हमारे पास मैक्सिमम पीपल इफेक्ट हो जाए एक लार्ज एरिया में, जिस तरह हमारे पास आजकल 2022 में जो कोविड हैं, 2021-2022 में जो कोविड हैं, तो ये क्यों, ये हमारे पास जो है पूरी दुनिया को इसने लपेट में ले लिया है, तो ये अब पेंडेमिक हो गया है। जब इसके पहले केसेस आए थे चाइना में वुहान सिटी में, तब ये एपिडेमिक था, अभी ये पेंडेमिक में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हमारे पास है। तो कोई भी डिजीज जो लार्ज एरिया में हो तो उसको फिर हम पेंडेमिक कहते हैं, सही है। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, जब हमारे पास किसी पेशेंट के बॉडी में कोई इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, वो इन्फेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, तो इन्फेक्शन के स्टार्ट से लेके उसके साइन सिम्टम अपेयर होने तक जो टाइम है, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड में अगर आप पेशेंट की स्क्रीनिंग करेंगे तब आपको पता चल सकता है, और इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट हमारे पास कैरियर होता है, हो सकता है। इसके बाद प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर रिकवरी, कि एक पेशेंट की रिकवरी कितनी पॉसिबल है, कितने चांसेस है उसकी रिकवरी को, इसको कहते हैं प्रोग्नोसिस। इसके बाद मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी। मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजी में भी आप ये पढ़ेंगे। मॉर्बिडिटी कहते हैं डिजीज रेट को, एक स्पेसिफिक ग्रुप में, एक हमारे पास कम्युनिटी में डिजीज रेट को कहते हैं मॉर्बिडिटी, और डेथ रेट को कहते हैं मॉर्टेलिटी। इसके बाद है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी हाउ द डिजीज अकर एंड स्प्रेड थ्रू एन एरिया, कि एपिडेमियोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास एपिडेमिक्स हैं, कि एक खास इलाके में एक डिजीज किस तरह होती है लोगों को और वो किस तरह प्रोग्रेस करती हैं, इस स्टडी को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट है जो कि आप 6 सेमेस्टर में या 7 सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। 6 सेमेस्टर में आप एपिडेमियोलॉजी को पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ कि इसमें हमारे पास क्या क्या होता है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी थी, यहाँ पे इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रटा करना है अपने एग्जाम्स के लिए। इसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डिजीज। फर्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी किसी भी डिजीज की एबिलिटी कि वो किस तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, कम्युनिकेट होती है, स्प्रेड होती है, इसको कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। जिस तरह कोविड की कम्युनिकेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये अगर आपके पास पेशेंट बैठा है, वो छींकता है, वो स्नीजिंग वगैरह करता है, तो ये आपको हो सकती है। तो जिस डिजीज के हमारे पास एक दूसरे से स्प्रेडिंग की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी उसकी कम्युनिकेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास है immunogenicity. Immunogenicity is the ability of pathogen to induce an immune response. देखो आपके बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होता है और उसकी तरफ आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पांस शो होता है, तो जो पैथोजन इम्यून रिस्पांस को एकदम से तेजी के साथ शुरू करे, स्टार्ट करे, इसको कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। मतलब कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया 2 टाइप्स के इंटर हो गए। जो फर्स्ट टाइप है उसकी तरफ इम्यून का रिस्पांस थोड़ा कम था, जो सेकंड है उसकी तरफ एब्रप्ट एकदम से इम्यून का रिस्पांस शो हो गया इम्यून सिस्टम का, तो ये सेकंड की इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसको एकदम से इसने एक्साइट कर लिया, इसने एक्टिव कर लिया, इसने इसकी तरफ रिस्पांस शो हो गया। इसके बाद इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी हमारे पास किसी भी पैथोजन की एबिलिटी कि वो आपके बॉडी में इंटर होकर आपके बॉडी में मल्टीप्लाई हो जाए, जितना तेजी के साथ ज्यादा वो मल्टीप्लाई होगा उतनी उसकी इन्फेक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद टॉक्सिजेनिसिटी। टॉक्सिजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सॉल्युबल टॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। टॉक्सिजेनिसिटी किसे कहते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। बैक्टीरिया का लेक्चर भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया इस तरह होते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वो टॉक्सिन आपको अफेक्ट करते हैं। तो जो जितने ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिन होगी उतनी उसकी टॉक्सिजेनिसिटी हमारे पास ज्यादा होगी। विरुलेंस इज पैथोजन कैपेसिटी टू कॉज डिजीज। मीजल वायरस हैज लो विरुलेंस व्हाइल रेबीज वायरस इज हाईली विरुलेंट। किसी भी पैथोजन की खतरनाक लेवल, मतलब
कि उसकी कैपेसिटी कि वो किस तरह किस तेज़ी के साथ आप में डिजीज़ काज करते हैं, उतनी उसकी विरुलेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे दिखाएं कि मीज़ल जो हमारे पास वायरस हैं जो खसरा काज करते हैं तो उसकी विरुलेंसी कम है, क्योंकि वो डिजीज़ इतनी तेज़ी के साथ काज नहीं करता, अगर करता है तो वो डिजीज़ इतनी नुकसानदेह नहीं होती। हालांकि हमारे पास जो रेबीज़ हैं वो इंतहाई क्या हैं, वो हाईली विरुलेंट हैं। तो किसी भी पैथोजन की ये कैपेसिटी कि वो किस तेज़ी के साथ और किस लेवल पे डिजीज़ काज करे उसको हम कहते हैं विरुलेंस। अब हमारे पास जो है कुछ फैक्टर है दैट जिसे हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, मतलब अगर वो फैक्टर पेशेंट को होंगे तो वो हाई रिस्क पे होगा कि उसको डिजीज काज हो जाए। अक्सर हम कहते हैं कि ये रिस्क फैक्टर है जिसमें एज आता है, सेक्स आता है, लाइफस्टाइल आता है, इन्वायरमेंट आता है, जो कि ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उसको हम एक्सप्लेन कर ले। यहाँ उसकी फुल डिटेल है। एक हमारे पास होता है एज। देखो एज भी हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है किसी भी डिजीज के लिए, क्योंकि जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं तो ये हाई प्रोन होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन को। छोटे बच्चे होते हैं इसमें ये नमूनिया, ये फ्लू वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास क्या है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, वो हाई रिस्क पे होते हैं इस तरह इन्फेक्शन के, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हमारे पास जो है वो सही से डिवेल्प नहीं हुई होती। यंग आर प्रोन टू एक्सीडेंट, छोटे बच्चे एक्सीडेंट की तरफ ज़्यादा क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं। Getting disease such as diabetes, heart disease and certain cancer increase with age। जो हमारे पास हाइपरटेंसिव डिजीज है, जो डायबिटीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है, तो वो एज के साथ उनकी हमारे पास रिस्क बढ़ता है। ओल्ड एज के पेशेंट को पर्सन को इस तरह के डिजीज ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ओल्ड पेशेंट है तो उस पर ड्रग्स वगैरह का इंटरेक्शन वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती है, मतलब ड्रग्स की तरह उनका रिस्पांस सही से नहीं होता। तो डिफरेंट डिजीज के लिए आपका एज जो है वो क्या होते हैं, वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद सेक्स, कुछ डिजीज होते हैं कि वो मेल में ज़्यादा होते हैं, कुछ डिजीज फीमेल में ज़्यादा होते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर ये भी है कि अगर हमारे पास फीमेल जो है उसको बोन कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हाई रिस्क पे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन होता है फीमेल में, सही है। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास बोन प्रॉब्लम है जो कि आप AHN 4th सेमेस्टर में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास क्या होता है। इसमें आपका जो बोन होता है वो पोर्स हो जाता है, वो वीक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो गॉट पार्किंसन डिजीज है, जो मस्कुलर नर्व्स प्रॉब्लम है, सही है, ये किस में होते हैं, ये मेन में ज़्यादा होते हैं। लिहाजा मेन पार्किंसन के लिए हाई रिस्क पे है, वुमेन हमारे पास किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इसके बाद लाइफस्टाइल जो है वो भी आपके लिए एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप इस तरह की जगह पे काम करते हैं कि उस जगह पे धुआं होता है, वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह होती है, तो फिर उससे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर वगैरह हो सकते हैं, सही है। तो लाइफस्टाइल जो है ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है किसी भी डिजीज के लिए। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से आपको होते हैं। हमारे पास जो टीबी जो है वो अक्सर किस वजह से होती है, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होती है, क्राउडेड कंडीशन की वजह से होती है। तो आपके पास जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो एक्सेसिव नॉइस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास इन्वायरमेंटल चीज़ें जो क्या करते हैं, जो आपको हाईली रिस्क पे करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए, सही है। इसके बाद जब भी आप जो भी डिजीज आप पढ़ेंगे उसके लिए फिर ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आप हर एक के लिए स्पेसिफिक पढ़ेंगे, सही है। यहाँ पे जो है हम जनरली बयान कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास हेरिडिटी। देखो हमारे पास हेरिडिटी जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं जो हेरिडिटी होते हैं, हमारे पास जेनेटिक होते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। जिस तरह हमारे पास थैलेसीमिया है, जिस तरह हमारे पास ल्यूकीमिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया है, हमारे पास डायबिटीज़ है, हमारे पास हाइपरटेंशन है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इस तरह है कि वो पेरेंट्स से जाते हैं बच्चों में, सही है। तो इस तरह के डिजीज को कहते हैं हेरिडिटी। इसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज प्रिवेंशन, डील्स विद अल्टरिंग रिस्क फैक्टर दैट कैन बी चेंज। देखो ये जो हमने रिस्क फैक्टर बयान किए हैं तो इसमें अक्सर को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह कि अगर हमारे पास जो है इन्वायरमेंट जो है तो उसको हम साफ सुथरा रख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो कज़न मैरिजेज ये चीज़ें जो है इसमें इससे पहले हम स्क्रीनिंग किया करें,
टेस्ट किया करें कि आया कोई रिसेसिव तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रिशनल है या इसमें लाइफस्टाइल है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और जब हम ये रिस्क फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में तवज्जो से उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ जाएं, उसको एज अ प्रिवेंटिव हम देख लें तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक जुमला तो आप लोग ने बचपन से सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर डिजीज को हम प्रिवेंट करेंगे तो ये ट्रीटमेंट से इंतहाई अच्छा होगा। अब आ जाते हैं हम होमोस्टेसिस पे। देखो, जब भी हमारे पास किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज आता है, तो वो किस वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसका जो होमोस्टेसिस है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ उसने खुद को बैलेंस में रखा हुआ है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी और स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, अ बॉडी बैलेंस इज इन होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस रेगुलेशन वर्क बाय यूजिंग फीडबैक लूप्स। देखो, हमारे पास जो है इसमें ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। हमारे बॉडी में जो होमोस्टेसिस है तो वो किस वजह से होती है, वो तीन चीज़ों की वजह से। एक होते हैं हमारे बॉडी में रिसेप्टर, जो किसी भी चेंजेस को क्या करते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे चेंजेस आ रही है, फिर उसको सेंड कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर ब्रेन में। तो फिर ब्रेन क्या करता है, या ग्लैंड्स के थ्रू या मूवमेंट वगैरह के थ्रू क्या करते थे, इफेक्टर के थ्रू उसमें चेंजेस लेकर आता है। तो ये हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। हमारे बॉडी में दो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी को होमोस्टेसिस में रखते हैं। एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि अगर हमारे बॉडी में एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, एक डिक्रीज होती है दूसरी इंक्रीज हो जाती है, और इस तरह आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है। इसकी मैं अगर एक एग्जांपल दूं, देखो, अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो आपकी बॉडी एडीएच हार्मोन सेक्रेट कर लेता है, इंक्रीज उसकी सेक्रेशन इंक्रीज कर लेते हैं, और फिर वो लूप ऑफ हेनले में वाटर की ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, वाटर की मिकदार नॉर्मल हो जाती है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। वाटर कम हो गया, ईडीएच इंक्रीज हो गया। वाटर जब आपके बॉडी में ज्यादा होगा, ईडीएच की सेक्रेशन कम होगी ताकि आपके बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर बाहर लॉस हो सके। तो ये नेगेटिव फीडबैक है। दूसरा हमारे पास होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इसे कहते हैं कि जब एक चीज हमारे पास बढ़ती है तो हमारी बॉडी का रिस्पांस भी उसके साथ बढ़ता है। किस तरह कि जब हमारे पास डिलीवरी होती है, देखो, होमोस्टेसिस का हमारे पास एक लेक्चर है जो कि मैंने अपलोड किया है, वो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एक लेक्चर था, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक को एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वहाँ जो है एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सिर्फ बता दूं कि जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, देखो, जब हमारे पास डिलीवरी होती है तो बच्चे का प्रेशर वेजाइना की तरफ इंक्रीज होता है, सही है। तो वेजाइना क्या है, तो वो हमारे पास ओपन होने के बजाय वो और भी कंट्रैक्ट हो जाती हैं और एक पुश देती हैं पुश देती हैं बेबी को, और फिर ये बेबी की डिलीवरी में आपके पास हेल्प हो जाती है, इजीली हो जाती है, सही है। ये जो है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू है। मतलब वहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जब बच्चा प्रेशर देता है तो ओपनिंग तो ओपन होनी चाहिए थी, नहीं, वो क्लोज हो जाती है, वो और भी प्रेशर दे देता है, और फिर आपके पास जो है एक फुल प्रेशर के साथ बेबी के आपके पास फिर बर्थ हो जाती है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, सही है। इसके बाद हमारे पास सेल डैमेज। सेल डैमेज किसे कहते हैं? सेल डैमेज इज द मेन रीजन टू लूज होमोस्टेसिस। जब आपके पास कोई भी सेल होमोस्टेसिस को मेंटेन नहीं रख पाता, फिर सेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो हार जाता है बाहर की चेंजेस की तरफ वजह से, या वहाँ पे कोई पैथोजन की सामने जो है वो फिर हार जाते हैं, और आपके पास फिर सेल की डेथ हो जाती है। जब सेल की डेथ होती है तो वो किस तरह हो जाती है? उसमें पहला रीज़न क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो यूटिलाइज नहीं होता, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया हमारे पास टिश्यू डेथ है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब इस्कीमिया होते हैं तो इस्केमिक टिश्यू फिर नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्रोसिस हमारे पास सेल डेथ को कहते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास गैंग्रीन बन जाता है, और गैंग्रीन वो सेल होते हैं जो फुल बाय फुल उनकी डेथ हो जाती है, जिसको फिर हम रिकवर नहीं कर सकते। तो आपके पास सेल की डैमेज इस तरह होती है, फर्स्ट हाइपोक्सिया की वजह से, फिर इस्कीमिया हो जाता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है, फिर वही टिश्यू नेक्रोसिस में कन्वर्ट, और फिर वो गैंग्रीन एक ब्लैकिश या ब्राउनिश मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सेल डेथ।
once it occur lysis occur with release of lysozyme enzyme this cause inflammation। देखो हमारे पास सेल की डेथ, जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर होगा तो वो सेल को इन्फेक्ट करता है, और जब सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस सेल की डेथ हो जाती है। जब उस सेल की डेथ हो जाती है तो उससे आपके पास जो केमिकल सेक्रेट होते हैं तो वो आपके बॉडी को बता देते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, तो फिर आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन की तरफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शो कर लेता है। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस किस तरह शो होगा वो हम सेकेंड लेक्चर में अपलोड करेंगे, तो वो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। इसके बाद आफ्टर इन्फ्लेमेशन द डेड सेल टिश्यू इज आइदर रिप्लेस बाय स्कार और रीजनरेटेड। और जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास किसी सेल की डेथ होती है या वहाँ के टिश्यू की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके दो रिजल्ट होंगे। या तो वो सेल जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं स्कार सेल के थ्रू, मतलब वहां पे स्कार से बन जाते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, जो इस तरह सेल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस जगह को फिल कर लेते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता। या हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी रीजनरेशन हो जाती है, वहां पे फ्रेश नॉर्मल सेल पैदा हो जाते हैं जो आपके पास फुली फंक्शनल होते हैं। सही है। अब हम आ जाते हैं इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन किस तरह होता है। तो इन्फेक्शन इंतहाई सिंपल है कि पैथोजन इंटर इनटू योर body, pathogen reproduce and make toxin, T lymphocyte help recognize the pathogen, B lymphocyte make antibodies, the antibody help destroy pathogen and the person begin to feel well। देखो जब आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटो हमारे पास जो कोई पैरासाइट वगैरह जो भी है, तो जब वो आपकी बॉडी में इंटर होता है, सही है, तो वो क्या काज करता है, तो वो फिर सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर लेता है। आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल आते हैं वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे भी है, और नेक्स्ट लेक्चर में भी इस यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बता दूं, हमारे पास एक हेल्पर टी सेल होते हैं, एक किलर टी सेल होते हैं। हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, वो उन पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उस पे स्टैंप लगा लेते हैं कि हाँ ये हमारे बॉडी में बाहर से कोई चीज आई हुई है जो हमारे बॉडी को डैमेज कर रही है। तो किलर टी सेल तो या डायरेक्टली उसको किल कर लेते हैं, या हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट है, हमारे इम्यून सिस्टम का जो सेल है, तो वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेते हैं, और वो एंटीबॉडीज फिर फाइट करते हैं, और आपके पास वो एंटीजन क्या हो जाते हैं, वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, और आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल फील करते हैं। सही है। तो ये हमारे पास इन्फेक्शन का मैकेनिज्म है कि किस तरह आपकी बॉडी में कोई मैकेनिज्म जब जाता है, किसी एक सेल को डैमेज करता है, तो फिर आपकी इम्यून सिस्टम जाग जाता है और फिर क्या कर लेता है, उसको खत्म कर लेता है। यहाँ पे हमारे पास है कि मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड सेलुलर इंजरी टू बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर prokaryote acting discrete having discrete nuclei, they are relatively small। यहाँ पे थोड़े बहुत इसके साथ मिक्स हुआ है जो कि आपको नजर नहीं आएगा। हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, सही है, वो प्रोक्रियाटिक है, इसमें सिंपल सी न्यूक्लियाई होती हैं आपके पास। Their survival and growth depend on effectiveness of host defense mechanism and on bacterium ability to resist these defense। देखो जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया जाता है, अब बैक्टीरिया किस तरह हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी की इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्टिव है तो वो उसको किल कर लेते हैं, अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो पैथोजन हमारे बॉडी में डिजीज काज कर लेती हैं। तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया हैव कोटिंग दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कोटिंग से होती हैं, सही है, जब कोटिंग उसके ऊपर होती है तो हमारे बॉडी का जो फैगोसाइट्स होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय, उसको खत्म नहीं कर सकते, और फिर इस तरह वो क्या करता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। दिस कोटिंग इंक्लूड पॉलीसेकेराइड कवरिंग फॉर द न्यूमोकोकस, द वैक्सी capsule surrounding the tubercle bacillus and the M protein cell wall for streptococcus। तो ये हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग होती है, जिस तरह पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है नमूनिया बैक्टीरिया में। ये आप एमसीक्यूज के लिए ये पैराग्राफ याद रख लें। इसके बाद हमारे पास जो वैक्सी कैप्सूल होती है ट्यूबरकल बैसिलस जो ट्यूबिकास करता है, इस तरह हमारे पास M1 प्रोटीन वगैरह होते हैं सेल वॉल में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में, सही है। तो ये
ये हमारे पास इसके ऊपर से कोटिंग होती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। अदर बैक्टीरिया सर्वाइव एंड प्रोलिफरेट इन द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग हीमोलाइसिन्स, ल्यूकोसिडिन, कोगुलेसिस, एक्सोटॉक्सिन। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, सही है, जो हमारे बॉडी के अपनी प्रोटीन की कोगुलेशन काज करता है, उसके हमारे पास क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करता है। इसमें एंडोटॉक्सिन भी रिलीज करते हैं बैक्टीरिया, एक्सोटॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बैक्टीरिया क्या करती हैं, आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। हमारे पास दो टाइप ऑफ टॉक्सिन होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होता है, सही है, और उनका क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं और बैक्टीरिया उनको एक्सक्रीट करते हैं, बैक्टीरिया उनको एक्सक्रीट करते हैं और वो टॉक्सिन फिर आप में डिजीज काज करते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज अब बैक्टीरियल यूनिट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि टॉक्सिन की वजह से वो हमारे पास डिजीज होते हैं, सही है, जिस तरह टेटिनस वगैरह है। इसके बाद क्या है, हमारे पास एंडोटॉक्सिन है। एंडोटॉक्सिन क्या है, वो लिपोपॉलीसेकेराइड से बने होते हैं जो कि सेल वॉल में होते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन तब सेक्रेट करेगी जब उसकी डेथ होगी, उसकी सेल की लाइसिस होगी। जब आपके बॉडी में बैक्टीरिया सेल की लाइसिस होती है तो उससे एंडोटॉक्सिन सेक्रेट होते हैं जो आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, एक्सो और एंडो में एंडोटॉक्सिन इंतहाई खतरनाक है जो आप में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सो एंड एंडोटॉक्सिन है। इसके बाद आ जाते हैं हम वायरस पे। वायरस हमारे पास क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं जो क्या करते हैं, जो जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल पे ऊपर कब्जा करके हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शन काज करते हैं, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को क्या करते हैं, खराब करते हैं। और इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, जिस तरह हमारे पास हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस होते हैं, कोरोना वायरस हमारे पास आ गए। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के जेनेटिक सिस्टम मशीनरी को, उसके प्रोटीन मेकिंग जो मशीनरी है उसको अल्टर करके आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ ले फंक्शन ऑफ वायरान। वायरान हमारे पास क्या है, वायरान में हमारे पास डीएनए आरएनए के साथ क्या होता है, उसमें साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा प्रोटीन, ये चीजें भी इसमें होती हैं। तो ये क्या करता है, ये सेल प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सेल अपनी प्रोटीन बनाता है उसको ब्लॉक करता है, मतलब उसकी सिंथेसिस को खत्म करता है, स्टॉप करता है। इसके बाद जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है उसकी डिस्ट्रप्शन काज करता है, होस्ट सेल की फ्यूजन काज करता है, सही है, एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर डिस्ट्रॉय करता है। हमारे बॉडी के जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है ये को अल्टर करता है। अब अल्टर किस तरह करता है ये भी आप वायरोलॉजी लेक्चर में आप लोग पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायरस अपने ऊपर उस प्रोटीन को कवर कर लेता है जो प्रोटीन हमारे बॉडी का नॉर्मल है। इस तरह ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, टैकल करता है, सही है, उसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। होस्ट सेल को क्या करता है, उसको कैंसर सेल में कन्वर्ट करके उसकी इस तादाद को क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है। और एक इसकी ये है कि ये आपके पास सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज करता है, ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी को कमजोर बना लेता है, फिर आपकी बॉडी पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये इजीली हो सकते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन था, फंगल इन्फेक्शन। और इस यूनिट का बाकी जो हिस्सा है वो हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का रिमेनिंग पार्ट जो है वो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।